गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज सचिन खरे। इस वीडियो लेक्चर में हमें राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिनका वर्णन हमारे संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 में किया गया है, उसका अध्ययन करना है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को हम शॉर्ट में समझते हैं अभी। जैसे इसके पहले वाले संविधान के कुछ वीडियोस में मैंने फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लेन किया था आप लोगों को। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स अर्थात मूल अधिकार राज्य कृत्य के विरुद्ध नागरिकों को दी गई गारंटी है, वैसे ही राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत राज्यों को दिए गए दिशा निर्देश हैं कि देश को चलाने के लिए जब नीतियों का निर्माण किया जा रहा है, उस दौरान राज्य को कौन कौन सी चीजें अपने नियम और कानूनों में समाहित करना है ताकि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। यही मूल उद्देश्य है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का कि भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। और यही बेसिक अंतर है मूल अधिकार और नीति निदेशक सिद्धांतों में भी, कि मूल अधिकार नागरिकों के व्यक्तित्व निर्माण के लिए दिए गए थे, जो कि राज्य कृत्य के विरुद्ध गारंटी सुनिश्चित करते थे। नीति निदेशक सिद्धांत राज्यों को दिए गए दिशा निर्देश हैं कि उन्हें लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सुनिश्चित करने के लिए अपने नियम एवं कानूनों में कौन कौन से तथ्यों को समाहित करना है। इसी वीडियो लेक्चर में एंड में हम मूल कर्तव्यों का भी अध्ययन करेंगे, जो अनुच्छेद 51 का में समाहित किए गए हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के लिए। राज्य के नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। अब ये प्रेरित कहां से है? तो 1937 के आयरलैंड के संविधान से इन्हें ग्रहण किया गया है। इस बात को समझिए कि आयरलैंड ने इन चीजों को कहां से ग्रहण किया है। तो आयरलैंड के जो नीति निदेशक सिद्धांत हैं वे प्रेरित हैं स्पेन के संविधान से, और भारत के नीति निदेशक सिद्धांत प्रेरित हैं आयरलैंड के संविधान से। तो ये क्रोनोलॉजी को आप लोग याद रखिएगा, भारत के प्रेरित है आयरलैंड से, आयरलैंड के प्रेरित है स्पेन से। और नीति निदेशक सिद्धांतों के विषय में यह बात कही जाती है कि भारत एवं आयरलैंड के अलावा वर्तमान में विश्व के अन्य किसी भी देश के संविधान में इस प्रकार के निदेशक तत्वों का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए नीति निदेशक सिद्धांतों को समाहित किया गया है। और इसीलिए उन्होंने नीति निदेशक तत्वों में उन सभी आदर्शों का समावेश किया जिन्हें कार्य रूप में पारित किए जाने पर एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मूर्त रूप ले सके। नीति निदेशक तत्व हमारे राज्य के सम्मुख कुछ सिद्धांत उपस्थित करते हैं, जिनके पालन द्वारा देश के नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक उत्थान होता है। तो नागरिकों का जब सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक उत्थान हो जाएगा, तभी तो देश में एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सुनिश्चित होगी। इस प्रकार संविधान की प्रस्तावना में जो उद्देश्य दिए गए थे वो नीति निदेशक सिद्धांतों के माध्यम से साकार होते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इस प्रकार संविधान की प्रस्तावना द्वारा भारत के नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय सुलभ कराने का जो संकल्प व्यक्त किया गया है, वह इन आदर्शों को क्रियान्वित किए जाने पर ही पूर्ण हो सकता है। अतः ये निदेशक तत्व एक प्रकार से राज्य के लिए नैतिकता के सूत्र है तथा देश में वास्तविक रूप में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करते हैं। मतलब देश में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र सब तभी सुनिश्चित होगा जब इस प्रकार के नैतिक सूत्रों को राज्य अपने कानून में समाहित करेगा। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि
इन्हीं निदेशक तत्वों का जो अनुच्छेद 37 है वो इस बात का प्रावधान करता है कि इन निदेशक तत्वों को लागू कराने की जिम्मेदारी राज्य की है। और राज्य क्या है इसके बारे में अनुच्छेद 12 में वर्णन किया गया है। राज्य के अंदर बेसिकली सभी प्रकार की सरकार आ जाएगी, लेकिन ये जो सिद्धांत हैं ये वाद योग्य नहीं है, मतलब इनके बिहाफ पर न्याय नहीं किया जा सकता। इसका तात्पर्य यह है कि बाय चांस अगर सरकार ने इन निदेशक तत्वों को लागू नहीं किया तो इसके विरुद्ध कोई भी नागरिक कोर्ट जाकर या न्यायालय में जाकर अपने अधिकार के रूप में इन्हें प्राप्त करने की बात नहीं कह सकता है। तो आइए इनको डिटेल में पढ़ने से पहले हम अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 को एक नजर में देख लेते हैं। तो पहला अनुच्छेद है हमारे पास अनुच्छेद 36। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य शब्द की परिभाषा भाग 4 अर्थात नीति निदेशक तत्वों में भी लागू होगी। जैसा कि हमने मौलिक अधिकारों में पढ़ा था अनुच्छेद 12 के बारे में, काफी व्यापक तरीके से हमने राज्य शब्द का अर्थ समझा था। यहाँ पे भी वही अर्थ जो अनुच्छेद 12 में हमने समझा था, वही का वही जो अर्थ है राज्य शब्द का, वो अनुच्छेद 36 के आधार पर सभी नीति निदेशक सिद्धांतों पर भी लागू होगा। अब अनुच्छेद 37 यह कहता है कि भाग 4 में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू होना अर्थात राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इस भाग में अंतर्विष्ट का अर्थ होता समाहित, वह इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को विधि बनाते समय लागू करे, किंतु यह किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। यह भी अनुच्छेद 37 ये निर्देश देता है हमारी सरकारों के लिए। राज्य मतलब सरकार को यह निर्देश देता है कि जब भी सरकार कानून का निर्माण करे तो इन निदेशक तत्वों को उस कानून में समाहित करे, परंतु यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे। इसका मतलब है कि बाय चांस अगर सरकार ने इन तत्वों को समाहित नहीं किया नीतियों में या कानूनों में, तो कोई भी आम नागरिक न्यायालय में अधिकार के रूप में इन्हें हासिल करने के लिए केस दायर नहीं कर सकता। अर्थात इन नीति निदेशक सिद्धांतों को वैधानिक शक्ति से वंचित करके रखा गया है, इसके आधार पर न्याय नहीं किया जा सकता। ये अर्थ है अनुच्छेद 37 का। नेक्स्ट है अनुच्छेद 38। इसमें कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, अर्थात राज्य कुछ इस प्रकार के सामाजिक कार्य करेगा जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो सके। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्वों के बारे में यहाँ पर बात कही गई है। अब 39 का जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाहित किया गया था, इसमें कहा गया है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों के गठन के लिए। अनुच्छेद 41 कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता पाने का उपबंध, और इसके लिए भी सरकार ने बहुत से कानूनों का निर्माण किया है। अनुच्छेद 43 कहता है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। अब अनुच्छेद 43 का में जो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है, उसमें उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेना सुनिश्चित किया गया है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता या नागरिक संहिता उपलब्ध कराने की बात करता है। तो अनुच्छेद 45 कहता है आरंभिक शिशुत्व देखरेख, मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं वो आरंभिक शिशुत्व देखरेख तथा 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है, और यह 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा स्थापित किया गया था। अब अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का प्रयास करता है।
अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन के संगठन की बात करता है। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान करता है और यह भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अंततः स्थापित किया गया था। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है। कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग रूप में कार्य करेंगी और वे दोनों एक दूसरे के कार्यों में इंटरफेयर नहीं करेंगी। जबकि अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि सुनिश्चित कर रहा है या उसकी बात करता है। तो ये है अनुच्छेद 36 से लेकर 51। अब इन्हीं चीजों को हम वर्गीकृत करते हुए डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए, वर्गीकरण पढ़ने से पहले हम इनकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांतों की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें से पहली विशेषता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से अभिप्राय नीतियों एवं कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। सबसे पहली चीज है, क्योंकि अनुच्छेद 37 के अनुसार इन्हें लागू करने का प्रावधान राज्य का है, इसलिए राज्य जब भी अपनी नीतियों एवं कानूनों का निर्माण करेगा तो इन तत्वों को समाहित करेगा। ये संवैधानिक निर्देश या विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। अनुच्छेद 36 के अनुसार भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 में है। ये भी मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकारों में जो अनुच्छेद 12 राज्य शब्द की परिभाषा देता है, वही सेम परिभाषा नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी लागू होगी। इसीलिए यह राज्य शब्द केंद्र और राज्य सरकारों के विधायिका और कार्यपालिका अंगों, सभी स्थानीय प्राधिकरणों और देश में सभी अन्य लोक प्राधिकरणों को सम्मिलित करता है। मतलब हमारे प्रशासन में वो शब्द जिसे हम कहते हैं सरकार, सरकार का वही अर्थ है, या सरकार और राज्य एक दूसरे के पर्याय हो गए हैं अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 के आधार पर। दूसरी विशेषता है, आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों में निदेशक तत्व महत्वपूर्ण है। इनका उद्देश्य न्याय में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना है। जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित है, इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है, ना कि पुलिस राज्य का, जैसा अंग्रेजों के समय हमारे यहाँ हुआ करता था। तो उस पुलिस राज्य की अवधारणा को त्याग कर हमारे यहाँ लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सुनिश्चित करना इनका मूल उद्देश्य है। संक्षेप में, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना निदेशक तत्वों का मूल उद्देश्य है। अब जो उसकी तीसरी विशेषता है वो ये है कि निदेशक तत्व की प्रकृति गैर न्यायोचित है। मतलब इसके आधार पर कोर्ट में, न्यायालय में न्याय नहीं किया जा सकता, ये कहता है अनुच्छेद 37। यानी कि उनके हनन पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। अतः सरकार, चाहे केंद्र हो, राज्य हो या फिर स्थानीय स्तर की सरकारें हों, इन्हें लागू कराने के लिए बाध्य नहीं है। जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया है, निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है, लेकिन ये न्याय योग्य नहीं है। इसके आधार पर न्याय सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसको कंसाइज करें, शॉर्ट में करें तो निदेशक तत्वों की विशेषता आखिर है क्या। तो इस प्रकार निदेशक तत्वों के संबंध में प्रमुखतः 3 बातें उल्लेखनीय हैं और वे हैं, इन तत्वों का न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता या इनको न्यायालय लागू नहीं करवा सकता, अर्थात ये वैधानिक शक्ति इन तत्वों को प्राप्त नहीं है।
निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं, क्योंकि राज्य का कर्तव्य है कि इन्हें अपनी नीतियों में समाहित करें। कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो मूल रूप से ये तीन विशेषताएं हैं निदेशक तत्वों की। तो आइए अब हम इनके वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। वर्गीकरण समझने के पहले एक तथ्य ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये निदेशक तत्व हमारे समाज से जुड़े हुए हैं और समाज एक विशालकाय तत्व है, इसीलिए वर्गीकरण पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अध्ययन की सुविधा के लिए हम इनको तीन वर्गों में डिवाइड कर लेते हैं। तो आइए उन वर्गीकरण का हम अध्ययन करते हैं। तो अध्ययन की दृष्टि से इन निदेशक तत्वों को समझने के लिए हमने निदेशक तत्वों के तीन वर्ग बना दिए हैं, और वे तीन वर्ग हैं: सामाजिक सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्व, समाज कल्याण संबंधी निदेशक तत्व और आर्थिक सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्व। तो आइए हम आर्थिक सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्व से अपने अध्ययन को शुरू करते हैं। आर्थिक न्याय अर्थात आर्थिक सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्व। भारतीय संविधान के निर्माताओं का उद्देश्य भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था, और इस दृष्टि से अनुच्छेद 38 एवं 39 के तहत आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक न्याय के संबंध में व्यवस्था की गई थी। आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक न्याय, जैसे कि यहां पर दिया है ना, आर्थिक न्याय संबंधी निदेशक तत्व, आर्थिक न्याय अगर होगा तो उसी में समाहित रहेगी आर्थिक सुरक्षा। और हमारे संविधान के अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 39 इसी प्रकार की आर्थिक सुरक्षा अर्थात आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं। अनुच्छेद 38(1) के तहत राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह लोक कल्याण की अभिवृद्धि करके ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने का प्रयास करेगा जिनमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित हो सके। इसी प्रकार अनुच्छेद 38(2) में निर्देश है कि राज्य विशेष रूप से आपसी असमानता को कम करने के लिए प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में संलग्न लोगों के प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। और ये जो अनुच्छेद है 38(2), यह 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से स्थापित किया गया था। अब अपन बात करते हैं अनुच्छेद 39 की, जिसके तहत जो निर्देश दिए गए थे वे इस प्रकार हैं: राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। इसका प्रावधान है अनुच्छेद 39 का में। राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। इसके बारे में दिया गया है अनुच्छेद 39 खा में। अब जरा ध्यान से सोचिए, राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके, अर्थात ये भी सुनिश्चित कर रहा है आर्थिक न्याय को। ये सभी चीजें आर्थिक न्याय सुनिश्चित कर रही हैं। राज्य इस बात का भी ध्यान रखेगा कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीकरण ना हो कि सार्वजनिक हित को किसी प्रकार की हानि पहुंचे। इसका प्रावधान है अनुच्छेद 39 का में। लेकिन फिर भी इसके संबंध में कुछ ऐसे प्रावधान नहीं है हमारे यहाँ जिससे से ज्यादा लोगों का सार्वजनिक हित हो सके, बल्कि हमारे यहाँ कुछ लोगों के पास धन जरूरत से ज्यादा है और कुछ लोगों के पास है ही नहीं। इसीलिए होना कुछ ये चाहिए कि नागरिकों को मिलकर सरकार से ये कहना चाहिए कि हमारे जितने नीति निदेशक सिद्धांत हैं उन्हें मौलिक अधिकारों के रूप में नागरिकों को उपलब्ध कराएं। अब नागरिकों को कुछ ऐसा ही सुनिश्चित करना होगा। अब सोचकर देखिए, अब के ये जो नीति निदेशक सिद्धांत है, अगर इनको कन्वर्ट कर दिया जाए मौलिक अधिकारों में, तो वास्तविकता में बहुत ही जल्द हमारा देश लोक कल्याणकारी आधारों पर बहुत आगे निकल जाएगा। लेकिन
दिक्कत ये है, ये कर तो उस समय भी सकते थे हमारे संविधान के निर्माता, जब हमारा संविधान बन रहा था, लेकिन हम आर्थिक रूप से उतने ज्यादा उन्नत नहीं थे, इसीलिए नीति निदेशक सिद्धांतों को अलग से समाहित किया गया था। अब अपन बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। राज्य प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करेगा। ये दिया गया है अनुच्छेद 39 घ में, जिसमें स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। अनुच्छेद 39 घ का अनुसरण करते हुए ही सरकार ने समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 पारित किया कि किसी भी प्रकार से स्त्री और पुरुषों के मध्य कार्य को लेकर वेतन में किसी भी प्रकार का विभेद ना हो सके। अब अपन बात करते हैं अनुच्छेद 39 ऋणा की। तो राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, तथा आर्थिक व्यवस्था के कारण कोई नागरिक ऐसे रोजगार में ना जाए जो उसकी आयु व शक्ति के अनुकूल ना हो। इसका प्रावधान है अनुच्छेद 39 ऋणा में। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सी माइनिंग वाले जो क्षेत्र हैं, जहां पर खदानें हैं, और मानवीय आधार पर ये सही नहीं है कि एक छोटा बच्चा जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है वो इन खदानों में जाकर काम करे, लेकिन फिर भी आर्थिक व्यवस्था के चलते बहुत से लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये मौलिक अधिकार नहीं है, नीति निदेशक सिद्धांत है जो कि सरकार को अपनी नीतियों में समाहित करना है, और सरकार ने किया भी है ऐसा। लेकिन फिर भी वही है ना कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कानून तो बन जाते हैं, लेकिन उन कानूनों का अनुपालन सही तरीके से नहीं हो पाता। अब हम 6वें पॉइंट पर जाते हैं, अनुच्छेद 39 चा पर। अब ये क्या कहता है तो इसको समझिए। राज्य द्वारा बच्चों के स्वस्थ रूप में विकास के लिए अवसर और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, उन्हें स्वतंत्रता और सम्मान की स्थिति प्राप्त होगी, और बच्चों तथा युवकों की शोषण से तथा भौतिक या नैतिक परित्याग से रक्षा की जाएगी। इस बात का प्रावधान है अनुच्छेद 39 चा में। और ये जो अनुच्छेद 39 चा है, ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। अब इसको समझिएगा ध्यान से। इस प्रकार अनुच्छेद 38 और 39 में विधि शास्त्र के वितरण न्याय, ये जो अर्थ है ना वितरण न्याय का सिद्धांत निहित है। वितरण न्याय का तात्पर्य है नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता को समाप्त करना। सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 के मामले में इस बात का निर्धारण किया कि यद्यपि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत संविधान के अधीन मूल अधिकार नहीं है, ये एक नीति निदेशक सिद्धांत है, परंतु निश्चय ही यह संवैधानिक लक्ष्य भी है। अतः इसके उल्लंघन पर न्यायालय अनुच्छेद 32 के अधीन रिट जारी कर सकता है। जैसा कि हमने मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 32 को बहुत अच्छे से समझा था, अनुच्छेद 32 का यूज नागरिक तभी कर सकते हैं जब उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। लेकिन इस केस में रणधीर सिंह बनाम भारत संघ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि सिर्फ एक नीति निदेशक सिद्धांत, जो कि है समान कार्य के लिए समान वेतन, अगर इसका उल्लंघन हो रहा है तो इसके विरुद्ध भी अनुच्छेद 32 का यूज किया जा सकता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि ये एक ऐसा नीति निदेशक सिद्धांत है जिसको अगर खंडित किया जाए तो इसके तो कोर्ट में जाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच की जा सकती है अनुच्छेद 32 के तहत। अब एक और केस का अध्ययन अपन करते हैं, तमिलनाडु राज्य बनाम अबू कबर बाई 1984 का केस। इस मामले में यह अभी निर्धारित किया गया है कि राज्य में यातायात का राष्ट्रीयकरण करने के लिए बनाया गया कानून संवैधानिक है, क्योंकि वहां अनुच्छेद 39 खा, जो अभी अपन ने समझा, और गा में वर्णित नीति निदेशक सिद्धांत का अनुपालन कर रहा है। इसलिए राज्य के यातायात का राष्ट्रीयकरण
जो कानून बना है वो अनुच्छेद 39 खा और 39 गा को लागू कर रहा है, इसलिए वो एक संवैधानिक है, गैर कानूनी नहीं है। तो इस प्रकार से आर्थिक आधार पर न्याय सुनिश्चित हो रहा है अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 39। अब अपन पढ़ते हैं सामाजिक सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्व को। सामाजिक सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्व, ये है क्या आखिर सामाजिक सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्व? जैसा अपन अभी पढ़ते हुए आए हैं आर्थिक न्याय के आधार पर निदेशक तत्वों का वर्गीकरण, वही आर्थिक न्याय का स्थान अब ले लेगा सामाजिक सुरक्षा। अर्थात हमें ऐसे निदेशक तत्वों के बारे में पढ़ना है जो भारत में सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं। जैसे कि अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य अपने आर्थिक साधनों के अनुसार और विकास की सीमाओं के भीतर, आर्थिक साधनों के अनुसार और विकास की सीमाओं के भीतर यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सके एवं बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और असमर्थता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके। तो यहाँ पे भी राज्यों को यह आधार दिया गया है कि वे अपने आर्थिक साधनों के अनुसार और विकास की सीमाओं के भीतर कुछ ऐसा प्रयास करें कि नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार, शिक्षा को प्राप्त कर सके एवं बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और असमर्थता जैसी दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके। अब अनुच्छेद 42 क्या कहता है? राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा कि व्यक्तियों को अपने अनुकूल और मानवोचित अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े तथा स्त्रियों को प्रसूति सहायता के लिए उपबंध प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार से सामाजिक सुरक्षा यहाँ पर सुनिश्चित की गई है। अब अनुच्छेद 43 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि कृषि और उद्योग में लगे हुए मजदूरों को अपने जीवन निर्वाह के लिए यथोचित वेतन मिल सके, उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके, वे अवकाश के समय का उचित उपयोग कर सकें तथा उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति का अवसर प्राप्त हो सके। जैसा कि मनरेगा राज्य के इसी संवैधानिक लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में केंद्र प्रायोजित एक कार्यक्रम है। तो अपन मनरेगा को अनुच्छेद 43 से रिलेट कर सकते हैं। राज्य का यह भी प्रयास होगा कि गांवों में व्यक्तित्व अथवा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित भी करे, जिससे कि सामाजिक उन्नति सुनिश्चित हो सके। अब अनुच्छेद 43 का क्या कहता है? राज्य उचित व्यवस्थापन और अन्य प्रकार से औद्योगिक संस्थानों के प्रबंध में कर्मचारियों को भागीदार बनाने के लिए कदम उठाएगा। जैसे आप समझिए अपन कपड़ा उद्योगों की बात करते हैं। कपड़ा उद्योगों में क्या होता है कि हमारे यहाँ दीपावली के टाइम पर बहुत ज्यादा इस क्षेत्र में बिक्री शुरू हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो जो कपड़ा उद्योग का मालिक है वो मैन्युफैक्चर ज्यादा कैसे कर पा रहा है? क्योंकि ज्यादा काम ले रहा है वो अपने लोगों से। इसीलिए जब वो ज्यादा कमा रहा है तो जितने समय उसने अपने मजदूरों से ज्यादा काम लिया है वो उतने समय का एक्स्ट्रा वेतन भी देगा और बोनस भी देगा। तो इस प्रकार से कर्मकारों अर्थात ये जो मजदूर हैं उन लोगों को भागीदार बनाया गया है उद्योगों में कि अगर ज्यादा कमाई हो रही है तो इनको बोनस के रूप में वेतन के अतिरिक्त कुछ पैसा दिया जाए। इस प्रकार से जो उद्योग हैं उनमें कर्मचारियों को भागीदार बनाने का कदम उठाया जा रहा है। यह जो अनुच्छेद 43 का है यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अब अपन बात करते हैं अनुच्छेद 45 की। तो अनुच्छेद 45 में जो मूल संविधान था उसमें अनुच्छेद 45 में जो उपबंध था वो ये था कि राज्य 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। परंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इस निदेशक तत्व को स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत मूल अधिकार की स्थिति प्रदान कर दी गई है तथा इसके स्थान पर एक नया अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया गया है
जो जो कहता है राज्य प्रारंभिक बाल्य अवस्था में देखभाल और बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास करेगा। फिर से समझिए इस अनुच्छेद 45 के लिए। मूल संविधान में जो अनुच्छेद 45 था उसमें ये बात कही गई थी कि राज्य 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। परंतु 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में अनुच्छेद 45 में चेंजेस किए गए और स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ये वाला पॉइंट जोड़ दिया गया और अनुच्छेद 45 में राज्य ये जोड़ा गया कि राज्य प्रारंभिक बाल्य अवस्था में देखभाल और बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास करेगा। तो ये चेंजेस कर दिए गए अनुच्छेद 45 में इस प्रकार के। अब अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि राज्य जनता के दुर्बल वर्गों, विशेषतः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। तो इस प्रकार से भी जब अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और दुर्बल वर्गों को राज्य सहारा देगा तो इससे होगा क्या? इससे सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी, सामाजिक कल्याण होगा। इस प्रकार से ये अनुच्छेद सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक उन्नति के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब अपन देखते हैं अनुच्छेद 47 को। अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य लोगों के जीवन स्तर और स्वास्थ्य को सुधारने के लिए प्रयत्न करेगा तथा इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए औषधि में प्रयोग किए जाने के अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा। अब अनुच्छेद 39 का के तहत राज्य को निर्देश किया गया है कि वह इस बात का प्रयत्न करेगा कि कानूनी तंत्र का संचालन इस प्रकार हो कि सभी को समान रूप से न्याय उपलब्ध हो सके तथा आर्थिक रूप से कमजोर तथा किसी अन्य प्रकार के निर्योग्य व्यक्तियों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था सुनिश्चित हो, जिससे कि वहां न्याय प्राप्त करने से वंचित ना हो जाए। तो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ये चीज हमने आर्थिक सुरक्षा में भी पढ़ी थी, लेकिन इससे समाज कल्याण भी हो रहा, सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित हो रही है, तो उसे उस वर्ग में भी हम रखेंगे। तो इस प्रकार से सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। अब हम तीसरे वर्ग की तरफ चलते हैं, सामाजिक कल्याण संबंधी निदेशक तत्व। अब हम बात करते हैं समाज कल्याण संबंधी निदेशक तत्व की। अनुच्छेद 40 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा और इन्हें उतने अधिकार और शक्ति प्रदान करेगा जितने से वह एक स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य कर सके। और इसके लिए यह इस अनुच्छेद 40 को क्रियान्वित करने के लिए ही हमारे संविधान में 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन 1992 में 1992 में पारित किया गया था और भाग 9 एवं भाग 9 का के तहत पंचायतों और नगर पालिकाओं के गठन, शक्तियां और उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया था। इस प्रकार से पंचायतों को और नगर पालिकाओं को संवैधानिक संस्था बनाया गया था। अब अनुच्छेद 43 खा क्या कहता है? तो इसके तहत राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कि वह सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वतंत्र संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण, व्यावसायिक प्रबंधन को प्रोत्साहित करें। और यह अनुच्छेद 43 का 97वें संविधान संशोधन वर्ष 2011 में जोड़ा गया था। सॉरी। तो इस प्रकार इन दोनों अनुच्छेदों से सामाजिक कल्याण संबंधी निर्देश सुनिश्चित होता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 44 को। यह भी समाज कल्याण से ही संबंधित है। इसके तहत उपबंधित किया गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। अब एक केस था सरला मुदगल बनाम भारत संघवाद 1995 का।
इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से अनुच्छेद 44 पर नया दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया था, जो कि अनुच्छेद 44 सुनिश्चित कर रहा ना समान नागरिक संहिता, मतलब सभी लोगों को एक जैसा ही ट्रीट किया जाएगा। और सरला मुद्गल बनाम भारत संघवाद 1995 में अनुच्छेद 44 पर सरकार को एक प्रकार से नया दृष्टिकोण अपनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए थे और कहा था कि ऐसा करना पीड़ित व्यक्ति की रक्षा तथा राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की अभिवृद्धि दोनों की दृष्टि से आवश्यक है। इसका अर्थ क्या है? एक समान सिविल संहिता या नागरिक संहिता, अमीर गरीब सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिए एक जैसा ही ट्रीटमेंट दिया जाएगा राज्य के द्वारा। अब अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा तथा विशेष रूप से दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए तथा उनका वध रोकने के लिए कदम भी उठाएगा। तो इससे भी सामाजिक कल्याण होगा। अनुच्छेद 48 का के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा का भी प्रयास करेगा, जो कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। अनुच्छेद 49 के तहत राज्य प्रत्येक स्मारक, कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्थानों को जिसे संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया हो, रक्षा करने का प्रयत्न करेगा। तो ये जो हमारे स्मारक वगैरह हैं या कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्थान हैं, उनके संबंध में प्रावधान करता है अनुच्छेद 49। अब अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करने हेतु राज्य को निर्देश दिया गया है। इसके अनुसार राज्य को लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अर्थात ना तो न्यायपालिका राज्यपालिका के काम में इंटरफेयर करेगी और ना ही कार्यपालिका न्यायपालिका के कामों में इंटरफेयर करेगी। अब अनुच्छेद 51 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति संबंधी निदेशक तत्वों के बारे में है। इसके अनुसार राज्य अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में निम्न आदर्शों को प्राप्त करेगा: अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि करेगा, राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखेगा, राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अंतरराष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आदर का भाव बढ़ाना, अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने और प्रोत्साहित करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। ऐसे नहीं सुलझाना है कि किसी से अगर किसी दूसरे देश से अगर मनमुटाव हुआ है तो बस उठाई तोपें और दाग दी। नहीं, मध्यस्थता की भूमि या मध्यस्थता के माध्यम से ऐसे झगड़ों को सुलझाने का प्रयास किया गया है या प्रयास करेगा। ये राज्य को दिशा निर्देश है। अब अपन बात करते हैं अन्य भागों में वर्णित निदेशक तत्वों के बारे में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाग 4 में ही निदेशक तत्वों का उल्लेख हो, कुछ अन्य स्थान भी हैं जहां पे भी निदेशक तत्व दिए गए हैं। जैसे भाग 4 में वर्णित निदेशक तत्वों के अतिरिक्त संविधान में अन्य भागों में भी राज्य के लिए कुछ निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। जैसे अनुच्छेद 350 में कहा गया है, राज्य भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि इसके अनुसार संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा के प्रसार तथा विकास के लिए कार्य करे। एवं अनुच्छेद 335 में कहा गया है कि संघ या राज्य की सेवाओं में नियुक्ति करने में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखते हुए ध्यान दिया जाएगा। तो ये कुछ ऐसे निदेशक तत्व हैं जो भाग 4 में नहीं है, लेकिन फिर भी ये निदेशक तत्व की कैटेगरी में आते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं
नीति निदेशक सिद्धांत और मूल अधिकारों में अंतर क्या है? अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर नीति निदेशक तत्व एवं मूल अधिकारों में अंतर। नीति निदेशक सिद्धांत और मूल अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं तथा इनके मध्य घनिष्ठ संबंध भी है। फिर भी इनके बीच कुछ अंतर विद्यमान है, जैसे मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, मतलब इसके आधार पर न्याय किया जा सकता है, जबकि नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, जैसा कि मैंने अनुच्छेद 37 में ही बताया था। अतः मूल अधिकार को न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, किंतु नीति निदेशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। अनुच्छेद 37 के एक्सप्लेनेशन में अपन ने ये चीज पढ़ी थी। मूल अधिकार की प्रकृति नकारात्मक है, जबकि निदेशक तत्व सकारात्मक प्रकृति के हैं, क्योंकि सामान्यतः मूल अधिकार के तहत राज्य को कतिपय कार्य ना करने का आदेश दिया जाता है। इसलिए मूल अधिकार नकारात्मक श्रेणी में आ गए हैं, क्योंकि यहां पर राज्य को कुछ ना करने की बात कही गई है, जबकि नीति निदेशक तत्व सकारात्मक प्रकृति के हैं, क्योंकि इसके तहत राज्य से यह अपेक्षा की गई है कि वह नागरिकों के प्रति अपने कुछ दायित्वों को पूर्ण करेगा और जिन्हें पूरा करना उसका कर्तव्य ठहराया गया है। तो इसीलिए मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है और नीति निदेशक सिद्धांतों की प्रकृति सकारात्मक है। मूल अधिकार का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, जबकि नीति निदेशक तत्व का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। मूल अधिकार व्यक्तियों से संबंधित है, जबकि नीति निदेशक सिद्धांत राज्य से संबंधित है। आपातकाल के समय मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व को निलंबित नहीं किया जा सकता। परंतु अनुच्छेद 20 और 21 में प्रत्याभूत मूल अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते। मूल अधिकार पूर्ण नहीं है, क्योंकि विभिन्न आधारों पर राज्य द्वारा इस पर निर्बंधन लगाया जा सकता है, जबकि नीति निदेशक तत्व पर किसी भी प्रकार का निर्बंधन नहीं लगाया जा सकता। तो ये 6 बेसिक डिफरेंसेस हैं नीति निदेशक सिद्धांत और मूल अधिकारों में, जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहमियत रखते हैं। अब अपन बात करते हैं नीति निदेशक तत्वों को किस प्रकार से मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई है। 25वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर अभिभावी बनाया गया है। अभिभावी बनाने का मतलब है कि नीति निदेशक तत्व की अहमियत ज्यादा कर दी है, मौलिक अधिकारों की अहमियत उस परिप्रेक्ष्य में थोड़ी सी कम की है। इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 31 का जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि यदि अनुच्छेद 39 खा और गा में वर्णित नीति निदेशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य द्वारा कोई विधि बनाई जाती है, तो उसे इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी कि वह अनुच्छेद 14 और 19 जो मूल अधिकार है कि मूल अधिकारों का अतिक्रमण है। मतलब 39 खा और 39 गा ने ओवरराइड कर लिया है अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 को। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में इस संशोधन को संवैधानिक भी घोषित कर दिया गया है, और संशोधन है अनुच्छेद 31 का, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि अगर नीति निदेशक सिद्धांत के तहत अनुच्छेद 39 खा और 39 गा को लागू करने के लिए सरकार कोई कानून बना रही है, तो उस कानून को अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इस संविधान संशोधन अर्थात 25वें संविधान संशोधन को केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक घोषित किया है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 गा में संशोधन किया गया और भाग 4 के सभी निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान कर दी गई। पहले जो 25वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्राथमिकता दी गई थी, उसमें था सिर्फ अनुच्छेद 39 खा और 39 गा को अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 पर प्राथमिकता दी गई थी। लेकिन
42वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 31 में फिर से संशोधन किया गया और भाग 4 के सभी निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दे दी गई। परंतु फिर दूसरा केस आया, ये अपन ने सारे केसेस पढ़े हैं पहले, परंतु मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ के मामले में 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 में जोड़े गए उपबंध को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, क्योंकि इससे संविधान का मूलभूत ढांचा नष्ट होता था। मतलब ये जो तथ्य जोड़ा था ना कि सभी निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता दे दी गई है, इस चीज को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ के मामले में। इस केस के बाद उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि केवल अनुच्छेद 39 खा और अनुच्छेद 39 गा में उल्लेखित राज्य के नीति निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है। इसीलिए सारे नीति निदेशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता नहीं दी गई है, सिर्फ अनुच्छेद 39 खा और गा में उल्लेखित नीति निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 पर प्राथमिकता दी गई है। इसमें कहा गया है कि मूल अधिकार तथा नीति निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि नीति निदेशक तत्व वे लक्ष्य हैं जिन्हें हमें प्राप्त करना है, तथा मूल अधिकार वे साधन हैं जिनके माध्यम से हमें इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। अतः एक को दूसरे पर पूर्णतः वरीयता नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने यह भी कहा कि भाग 3 तथा भाग 4 के मध्य सामंजस्य तथा संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है। इस प्रकार से संविधान का आधारभूत ढांचा परिवर्तित नहीं किया जा सकता और भाग 3 और भाग 4 में सामंजस्य हमेशा बना रहना चाहिए। इसलिए अगर वरीयता है भी तो वह अनुच्छेद 39 खा और अनुच्छेद 39 गा की वरीयता है सिर्फ अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 पर। सारे नीति निदेशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर वरीयता नहीं दी गई है। तो इस प्रकार से यहां पर हम अध्याय समाप्त करते हैं नीति निदेशक सिद्धांतों का और मूल कर्तव्यों की ओर अग्रसर होते हैं। बात करते हैं अब मूल कर्तव्यों की। भारत के संविधान के आरंभ में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का कोई भी उल्लेख नहीं था। फिर जब कांग्रेस की सरकार थी 1976 में, तब सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी और इस समिति की संस्तुति के आधार पर ही 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इन्हें जोड़ा गया था। समिति का विचार था कि जहां संविधान में नागरिकों के लिए मूल अधिकारों का प्रावधान है, वहां उनके लिए मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख होना चाहिए, क्योंकि आपने अधिकार तो दे दिए, लेकिन गांधी जी का ये कहना था कि अधिकार तो तभी पूर्ण होते हैं जब कर्तव्य सही तरीके से किए जाए। तो इसीलिए, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के अन्योनाश्रित है, मतलब अधिकार तभी मिलेगा जब आप कर्तव्यों को निर्वाहित करोगे, कर्तव्यों को फॉलो करोगे। इसीलिए संविधान में एक नया भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का जोड़कर नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है। वर्तमान में अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। मूल संविधान में 10 थी, लेकिन वर्तमान में 11 है। 11वां मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का टा के तहत 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सुनिश्चित किया था कि 8 मूल कर्तव्य ही जोड़े जाएं, जिसमें से नागरिकों के द्वारा कर अदा करना एक मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह ने रखा था, परंतु तत्कालीन सरकार ने उसे नहीं माना और 10 प्रकार के मूल कर्तव्यों को समावेशित कर दिया गया। फिर 11वां मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का टा के तहत जोड़ा गया था।
साम्यवादी देशों में पूर्व सोवियत संघ, मतलब जो रशिया का पुराना वाला मैप था, या हम ये बोल सकते कि जिस प्रकार से रशिया उस समय यूनाइटेड था, उसे कहा जाता है पूर्व सोवियत संघ। विश्व का ऐसा प्रथम देश था जिसने अपने संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख किया था, और भारतीय संविधान में पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ही इस चीज की प्रेरणा मिली थी। अतः कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ली गई है। जापान के बाद भारत ऐसा दूसरा प्रजातांत्रिक देश है जिसने संविधान में मौलिक कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख किया है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की धारा 29(1) के तहत मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के साथ भी मूल कर्तव्यों का सामंजस्य है। अनुच्छेद 51 का के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह पहला, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। एवं पांचवा है, भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करे, जो धर्म, भाषा और क्षेत्र या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठवां है, हमारी सामासिक संस्कृति। सामासिक संस्कृति का अर्थ है हमारे भारत में जो मिली जुली संस्कृति है, जहां सभी संप्रदाय के लोग साथ में रहा करते हैं, उसे कहा गया है सामासिक संस्कृति। की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और इसका परिरक्षण करे। सातवां है, प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उसकी रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11वां है, जो 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के माता पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षक उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। मतलब जो भी संरक्षक हैं बच्चों के और जो माता पिता है, वो उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। भारत में जिस प्रकार राज्यों के लिए नीति निदेशक तत्व है, उसी प्रकार नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य है। दोनों का पालन स्वेच्छा पर निर्भर है। कोई नागरिक मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करता तो उसे किसी दंड से दंडित नहीं किया जा सकता। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक केस है एमसी मेहता बनाम भारत संघवाद। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 51 का के खंड 6 के अंतर्गत केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह देश की शिक्षण संस्थानों को सप्ताह में 1 घंटे पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा का निर्देश दे। और मूल कर्तव्यों के संबंध में गांधी जी का यह कथन बहुत ज्यादा मान्य रखता है, जो इस प्रकार है, अधिकार का स्रोत कर्तव्य है। यदि हम सब अपने कर्तव्यों का पालन करें तो अधिकारों को खोजने हमें दूर नहीं जाना पड़ेगा। मतलब कर्तव्य से ही अधिकार निकलते हैं। यदि अपने कर्तव्यों को पूरा करे बगैर हम अधिकारों के पीछे भागेंगे तो वह छलावे की तरह हमसे दूर रहेंगे। जितना हम उनका पीछा करेंगे, यह उतना ही दूर उड़ते जाएंगे। जिन अधिकारों के हम पात्र होना चाहते हैं तथा जिन्हें हम सुरक्षित कराना चाहते हैं,
वे सभी अच्छी तरह निभाए गए कर्तव्यों से ही प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार गांधी जी का यह कथन मूल कर्तव्यों को समर्पित होता है। तो आप लोग ध्यान रखिए नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्यों के लिए। धन्यवाद।